डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू। एयरपोर्ट के लिए पुश्तैनी जमीन देने वाले किसान पहली फ्लाइट से पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी ने किसानों का किया स्वागत। किसानों से संवाद में सीएम योगी ने कहा, किसानों ने जमीन देकर विकास की नींव रखी। एयरपोर्ट बनने से जेवर का हुआ कल्याण। बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साधा सपा कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता सपा कांग्रेस की सच्चाई जान चुकी है। सपा सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश फलते फूलते रहे, लेकिन योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। यूपी के विकास को मिली उड़ान। यूपी चुनाव से पहले बहराइच में ओवैसी की हुंकार। ओवैसी ने मोदी और योगी सरकार पर बोला हमला। वहीं सपा को बताया बीजेपी और आरएसएस का एजेंट। कहा, बीजेपी को रोकने वाले दल को देंगे समर्थन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट्स के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस खास अवसर पर एक भावुक पल भी देखने को मिला है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से आए लखनऊ पहुंचे, किसानों का स्वागत किया। तो वहां दरअसल नोएडा के जेवर क्षेत्र के 170 किसान और खेतिहर मजदूर पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचे। किसानों ने कहा कि जिस जमीन पर कभी वे खेती किया करते थे, आज उसी जमीन पर बने एयरपोर्ट से विमान में सफर कर राजधानी पहुंचना उनके लिए भावुक और यादगार अनुभव है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव पारित किया तो हमने अधिकारियों को समय सीमा दी कि 100 दिन में जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हो जाए, लेकिन नहीं शुरू हो पाई। मैं वहां गया तो वहां किसानों के साथ बैठक की। 100 के आसपास किसानों से हमने कहा कि हमें एयरपोर्ट बनाना है। आपने मुझ पर विश्वास किया। ये कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी तो परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक जमीन पर पहले फेज का काम होकर नया इतिहास रच दिया गया है। जेवर अब वो जेवर नहीं रहा। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का क्षेत्र बन गया था। शाम होते ही आवागमन बंद रहता था। हर बेटी असुरक्षित थी। किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। किसानों का उत्पीड़न होता था, लेकिन हम इसको देखते थे। सड़क सुविधा, रोजगार नहीं। उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर मात्र एक कस्बा था, एक गांव था। अब आप सोचिए, दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थे। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए लोगों को विश्वास दिलाया कि आर्थिक सहायता हो या आवास, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने वालों से कहा कि आप एस्टीमेट बनवाइए और मरीज का ध्यान रखिए। इलाज की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। वहीं आवास की मांग को लेकर पहुंचे फरियादियों को भी सीएम ने आश्वासित किया कि सरकार हर जरूरतमंद को निरंतर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिला रही है।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी तरह मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले, उनके पास जाकर समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या शिकायत का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। कुछ लोगों ने पुलिस व राजस्व से जुड़े मामलों में लेट लतीफी की शिकायत भी की तो सीएम ने डीएम को तत्काल मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने आवास, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, राजस्व, पुलिस आदि से जुड़े अलग अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी के आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गौशाला में गौसेवा की। गौवंश को अपने हाथ से गुड़ रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों को पास बुलाकर दुलारा, पुचकारा, चॉकलेट दी और पढ़ाई के बारे में पूछा। सीएम ने बच्चों को खूब पढ़ने, आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। अगली खबर, बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाराबंकी के हरख ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक जनता को गुमराह कर उनका विश्वास हासिल किया, लेकिन अब काठ की हांडी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है, ऐसा मंत्री ने कहा। जनता इन दलों की कार्यशैली और करतूतों को भली भांति समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तब तब प्रदेश में गुंडे, माफिया और बदमाश फलते फूलते रहे तथा उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आज गुंडे, माफिया और बदमाश या तो सब समाप्त हो चुके हैं या फिर प्रदेश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का विश्वास जीत चुकी है। प्रदेश आज अमन, चैन और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जीएसटी कलेक्शन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, आज जल्द ही पहला स्थान हासिल कर लेगा। प्रदेश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और योजनाओं का लाभ पहुंच सके। एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी है तो हमने सभी जिलों को आईसीयू को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आईसीयू है, उनको हम बेहतर बनाएंगे, स्पोक एंड हब से जोड़ रहे हैं। जैसे पीजीआई और 7 मेडिकल कॉलेज पुराने हैं, जैसे हमारा लखनऊ का केजीएमसी है, कानपुर का हमारा गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है, मेरठ का, आगरा का, जो बड़े मेडिकल कॉलेज 7 पुराने हैं, गोरखपुर का भी उसमें शामिल है। ऐसे सभी 7 मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया को हम ऑनलाइन जोड़ेंगे। जो जिले के हमारे आईसीयू है उस योजना पर हम काम कर रहे हैं। हम अपनी जो अभी हमारे पास उपलब्धता है उसको ऑनलाइन जोड़ करके यहाँ के मरीजों को पीजीआई से जोड़ करके, केजीएमसी से जोड़ करके हम ऑनलाइन देखेंगे और नए जैसे ही हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होंगे हम नया मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, नए ट्रामा सेंटर भी खोलेंगे। अगली खबर, पीलीभीत पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज कलेक्ट के गांधी सभागार में प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख के द्वारा मीडिया के साथ सीधा संवाद किया गया है।
इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे, जिसमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे की विद्युतीकरण का कार्य हुआ। पिछले 12 वर्ष में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई। इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जो इस बार का जीवंत उदाहरण है कि विगत 12 वर्ष में भारत विश्व पटल पर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण होने पे और लगातार 2014 से 2019, 2024 और उन्होंने इसको इतिहास को रचने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं और इस देश को एक बहुत कीर्तिमान आगे बढ़ाने का काम, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे सारे जो गरीब की रेखा से आगे बढ़ाने का काम हो, ये सारे जो चीजें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 साल में पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ इस देश की तरक्की के लिए काम किए हैं। अगली खबर, जनपद बहराइच के मटेरा विधानसभा सीट से चुनावी आगाज कर हुंकार भरने पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर तीखा वार किया। जुबानी हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि आज हमारे 3 भारतीयों की मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। ओवैसी ने कहा कि मोदी ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। एक मृतक का शव अभी तक उसके घर नहीं पहुंचा है, जबकि उसकी चिंता मोदी सरकार को नहीं है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। समाजवादी पार्टी को ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने बिहार में 5 सांसदों को सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि ओवैसी के विधायक जीत न पाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जब बात समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी पर आती है तो योगी माइक से बोलते हैं हर बेटी बराबर है, लेकिन योगी को इस बात को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि संभल में भी बेटियों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ओवैसी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में किसके घर पर बुलडोजर चलना है, किसका एनकाउंटर होना है, ये पहले से तय रहता है। एनकाउंटर के नाम पर किसको तकलीफ पहुंचाई जानी है, ये सब जनता जानती है। किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंजलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर में योग सप्ताह की शुरुआत एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के साथ की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक मनोज प्रजापति एवं नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने किया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी की। योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया और योग के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राओं एवं नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, जो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। भारत सरकार ने हमारे इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया के 176 देशों तक ले जाने का कार्य किया है और योग का जो ख्याति है, योग से जो लाभ है, योग से जो लोगों का जीवन शैली सुधरने का काम है, ये पूरी दुनिया में फैला है। सभी लोगों को योग। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर जूही थाना पुलिस ने रविवार देर रात स्वदेशी मिल कंपाउंड क्षेत्र में गौकशी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 सगे भाइयों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच और जूही थाना पुलिस को प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और गौकशी से जुड़े गिरोह की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर स्वदेशी बिल कंपाउंड क्षेत्र में घेराबंदी की गई। पुलिस टीम के पहुंचने पर चारों आरोपी भागने लगे। मौके से पुलिस ने मोहम्मद अमीर और श्यामजी तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि फरार हुए चांद आलम और रेहान उर्फ सद्दाम का पीछा करने पर दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपियों को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी श्यामजी तिवारी भगवा रंग के कपड़े पहनकर प्रतिबंधित पशुओं को अपने द्वारा संचालित डेयरी तक ले जाता था, जहां से दूध का कारोबार किया जाता था। इस पहलू को लेकर भी पुलिस गहन जांच कर रही है। मौके से पुलिस ने एक गौवंश, एक तमंचा, कारतूस, चापड़, चाकू और रस्सियां बरामद की हैं। अगली खबर यूपी के महोबा में आबकारी विभाग की टीम ने शराब दुकानों पर अचानक छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। आबकारी निरीक्षक अवधेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने मजलवाड़ा, बजरिया सहित चरखारी बाईपास स्थित शराब दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आबकारी टीम ने दुकानों में उपलब्ध शराब के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों से उसका मिलान किया। साथ ही क्रय विक्रय रजिस्टर का भी गहनता से जांच की गई। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं पाई गई। दरअसल आबकारी निरीक्षक अवधेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सदर तहसील क्षेत्र के मजलवाड़ा, बजरिया सहित चरखारी बाईपास स्थित शराब दुकानों में अचानक छापेमारी कर दुकानों में उपलब्ध स्टॉक सहित क्रय विक्रय रजिस्टर की गहनता से जांच की। आबकारी टीम की अचानक हुई छापेमारी से शराब दुकानें संचालक में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान आबकारी निरीक्षक ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दुकानों के आसपास शराब पिलाने या सेवन कराने की गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए। टीम ने सभी दुकानदारों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच अभियान जारी रखने की बात कही। शराब की दुकानों के में हम लोगों का निर्धारित लक्ष्य होता है, हर महीने जो है दुकान चेक होती है। शहर की 2 बार होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की 1 बार होती है। उसी के तहत हम लोग दुकान चेक करते हैं। जहाँ भी कोई कमियां पाई जाती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं अनुज्ञापियों को। आज मेरे द्वारा मझलवाड़ा दुकान फिर चेक किया गया, बजरिया चेक किया गया, देसी और कंपोजिट शराब दुकान और ये नवीन वाला मंडी चेक किया गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई आज। जी हाँ, यहाँ चेक किया गया है। अभी अगर ये लोग पिलाते हैं दारू, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा उनके खिलाफ। अगली खबर अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के गदोपुर के सामने आया मामला बेहद गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि अपने आप को डॉक्टर बताने वाले 2 युवकों ने एक 16 वर्षीय किशोर को इलाज के बहाने अपने संपर्क में लिया, नशीला पदार्थ देकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल किया। परिजनों का आरोप है कि डर और दबाव में किशोर से घर के जेवर तक निकलवा लिए गए। बाद में जब घर से आभूषण गायब हुए और पूछताछ हुई तब पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। आरोप ये भी है कि जेवर स्थानीय आभूषण विक्रेता के यहाँ गिरवी रखे गए और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि शिकायत, बयान और जांच के तथ्य मौजूद हैं तो कार्रवाई कहां अटक गई है। ये गद्दोपुर में रहते हैं। ये दवाई की कवायद थे, वहाँ पूरा सामान रह गए में। शिवम डॉक्टर थे, अकाते तो कहते उनकी मम्मी थी। ये सब हमें शिवम कहते थे आओ तुम्हारा आवाज़ ठीक कर देंगे, शरीर बना देंगे, हमें दवा देते थे। इतनी बड़ी थी वाइट। उसके बाद ये वीडियो मेरा बना लिए थे। कैसा वीडियो बनाए थे? वीडियो नंगी करके बनाए थे। उसके बाद ये कहते थे सामान लेके आओ नहीं तो आदत कर देंगे। मैं उनकी मम्मी भी कहती थी, आकाश कहते थे सामान ले आओ, मैं पूरा सामान दिलवा दूँगा, एक सामान दिलवा दूँगा। उनकी मम्मी कहती थी ले आओ नहीं तो मैं वीडियो वायरल करवा दूँगी। अगली खबर लखनऊ के नगराम के देवती गांव में सोमवार सुबह पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पुलिस को दी गई। नगराम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विस्फोट में एक महिला घायल बताई जा रही है। गोदाम और उसके संचालक के संबंध में अन्य जानकारी अभी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने लाइसेंस के बारे में जानकारी जुटाई है और कार्रवाई के लिए उन्हें भेजा गया है। विस्फोट में झुलसी महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग ज्यादा होने के कारण ये धमाका हुआ है।
आज दोपहर ग्राम देवती थाना नगराम में एक लाइसेंसी की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस तुरंत पहुंची। यहाँ पे जो आग थी उस पर काबू पाया गया। यहाँ 2 लोग घायल थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें एक लड़की की स्थिति गंभीर बताई गई है। इनका इलाज चल रहा है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।